हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस। जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज मियोसिस स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम मियोसिस कहते हैं माइटोसिस के कंपेयर में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। काफ़ी लोगों को ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये काफ़ी इजी है। आप बने रहिए मेरे साथ, लेक्चर के एंड तक आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी सेल डिवीजन का एक टाइप है। सेल डिवीजन के टाइप्स में हम लोग दो टाइप पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम मियोसिस पढ़ने वाले हैं। सो मियोसिस को हम लिटरल वर्ड या लिटरल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको कह सकते हैं रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन। और अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता है माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल टाइप ऑफ डिवीजन, जहाँ पे हमने कहा कि मदर बॉडी सेल में जो भी डीएनए कंटेंट है वो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होकर जाती है ना। सोमैटिक सेल्स में ये टाइप ऑफ डिवीजन जो है माइटोसिस वो कैरी आउट होता है। और रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस जो है वो स्पेसिफिकली हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स में कैरी आउट होता है। और जब भी कभी गैमेट फॉर्मेशन की बात आए, ठीक है, और जेनेटिक लाइन को हम कह सकते हैं या डीएनए रिडक्शन डिवीजन या फिर 4 डॉटर सेल्स जहाँ पे बनते हैं, है ना, वैसी चीज़ों में, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में कैरी आउट होता है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है अगर हम मियोसिस पढ़ रहे हैं तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, मियोसिस के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। It reduces chromosome number by half, ऐसा हम कह सकते हैं। And produces 4 genetically distinct, ये बात बहुत important है, genetically distinct यानी कि अलग अलग 4 genetically distinct हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ओके, 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं मियोसिस में। माइटोसिस में क्या होता था, हम 2 डॉटर सेल्स पढ़ते थे और वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट नहीं थे, जेनेटिकली इक्वल थे, जेनेटिकली सिमिलर थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मियोसिस का, जिसमें 4 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये 2 फेजेस में होता है, 2 फेजेस, मियोसिस 1, हम उसको कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। तो मियोसिस होता क्यों है, हम देख लेते हैं। पर्पस ऑफ मियोसिस, मियोसिस करवाने की सेल को क्या ज़रूरत आन पड़ी है, क्या ज़रूरत है, क्यों करवाना है। तो सबसे पहली बात है जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी अगर मियोसिस हो रहा है तो। ठीक है, क्रोमोसोम का इस तरह से अलाइनमेंट होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मूवमेंट होगा कि यहाँ कुछ तो वेरिएबिलिटी आएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, उसके लिए मियोसिस किया जा रहा है। सेकेंड बात है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होना होता है, ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है मियोसिस। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को मियोसिस मेंटेन करके रखता है, यानी कि हमेशा इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम अगर सेल डॉटर सेल्स में दिए गए तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि हैप्लॉइड सेल्स या हैप्लॉइड हाफ ऑफ जेनेटिक कंटेंट दिया जाता है, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। हमने माइटोसिस में पढ़ा था, वहाँ असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आई होप पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है मियोसिस 1 में क्या क्या होता है। सो मियोसिस 1 को हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो फेज आता है उसको हम कहेंगे प्रोफेज 1। जैसे कि आपने माइटोसिस में पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। प्रोफेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन में मिलेगा,
ओके। मियोसिस 2 एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, बस यहाँ मियोसिस 1 में हमें थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सेम है। सो प्रोफेज 1 में कुछ फेजेस आती हैं, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, इस तरह के फेजेस आते हैं। ओके, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इस तरह के ये 5 फेजेस जो हैं वो प्रोफेज 1 में ही हो जाते हैं। फिर वो सेल मेटाफेज में जाता है। जैसे कि आपको याद है माइटोसिस में पहले प्रोफेज आया था, फिर मेटाफेज आया था। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोफेज में 5 और सब फेजेस आएंगे, उसके बाद मेटाफेज में जाना है। ओके, इजी। तो हम देखेंगे कि लेप्टोटिन में क्या हो रहा है। तो सेल तो आपको पता है क्रोमैटिन थ्रेड के साथ ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एकदम रेस्टिंग स्टेज में है, सेल रिलैक्स्ड है। अब सेल को जगाना है कि चलो भाई डिवीजन करना है, चलो उठो, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होना शुरू होगा। क्रोमोसोम कंडेंसिंग कब हुआ, कहाँ पे हो रहा है, लेप्टोटिन में। फिर जाइगोटिन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होना शुरू होगा, उसको हम कहेंगे सिनैप्सिस। ये ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम कहते हैं सिनैप्सिस। ओके, अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, लेंथ, शेप, साइज अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में आके इस तरह से अलाइन होते हैं। आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। तो वो आपस में आके अलाइन हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, और उसे हम कहते हैं सिनैप्सिस होना। फिर आता है नेक्स्ट पैकिटिन। सो पैकिटिन में क्या होगा, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना, उनके आपस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो वहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, स्क्रीन पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, तो अपने आपस के जो हैं क्रोमैटिड्स, उसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और दूसरे वाले पेयर का जो है, पेयर का जो दूसरा पार्ट है, उसमें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, सो एक डायग्राम, हैंड ड्रॉन डायग्राम भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये इस तरह से, यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं इसको नाम देती हूँ क्रोमैटिड नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सो 1 और 2 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 3 एंड 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ओके, 1 एंड 3 आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। 2 एंड 3 भी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और 2, 4, 1, 4 ये सब आपस में नॉन सिस्टर हैं। सो 1, 3, 2, 4, 1, 4 ये आपस में नॉन सिस्टर हैं। 1, 2, 3, 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस तरह से होता है होमोलोगस एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज है, यहीं पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, वैरायटी जो है, वेरिएशन यहीं पे क्रिएट होता है। सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दिस स्टेज, पैकिटिन स्टेज, और वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैं आपको अभी बोल रही थी, वैरायटी यहीं से आती है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह से लेप्टोटिन फेज हुआ, जाइगोटिन हुआ, है ना, पैकिटिन हुआ, डिप्लोटिन देखेंगे हम फिर इसके बाद। अब पैकिटिन तक आप देख लीजिए किस तरह क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होकर सेपरेट होते हैं, तो वहाँ एक दूसरे का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का जो जीन्स था वो आपस में चिपक जाता है या मिक्सअप हो जाता है, फिर वो सेपरेट होंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो क्रोमोसोम था अब वो क्रोमोसोम नहीं रहा, उसमें वैरायटी आ गई है ना। सेम अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता रहता तो वहाँ वैरायटी कैसे आती, नहीं आती। तो इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस से वैरायटी आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज होगा डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में क्या होगा, होमोलॉग्स जो पेयर अप हुए हैं क्रॉसिंग ओवर से पहले और सेपरेट हो गए, वो सेपरेट होना अब शुरू होंगे यहाँ पे,
है ना, पैकेटिन में अलाइन एक दूसरे के ऊपर क्रॉसओवर हुए थे, अब डिप्लोटिन में दे बिगिन टू सेपरेट, है ना, एंड बट दे रिमेन अटैच टू काइस्माटा। काइस्माटा एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दो अगर क्रोमोसोम्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इस तरह से अगर ओवरलैप हुए हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये काइस्माटा पॉइंट्स हैं। डायग्राम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा वेट करिए, स्क्रीन में आपको नजर आएगा काइस्माटा। ओके, सो दिस इज काइस्माटा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद उन काइस्माटा पॉइंट में डीएनए जो है क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो अटैच रहेगा। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, फाइनल प्रिपरेशन फॉर मेटाफेज। देखिए प्रोफेज खत्म होने को आया, अब हम मेटाफेज की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डिसअपियर होने लगेगा। ओके, न्यूक्लियर एनवेलप का क्या होगा, वो डिसअपियर होने लगेगा, गायब होने लगेगा, सेम टू सेम माइटोसिस में जैसे हो रहा था। अब मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन करने वाले हैं, एनाफेज में फिर ऑपोजिट पोल से सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर निकाल कर उनको सेपरेट आउट करने वाले हैं। अगर एनिमल सेल है तो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, प्लांट सेल है तो वहाँ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है अपना काम करेंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं, है ना, माइटोसिस वाले लेक्चर में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। लेप्टोटिन में हमने क्या कहा, क्रोमोसोम कंडेंसिंग होती है। जाइगोटिन में हमने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर बना के सिनेप्सिस बनाते हैं, आपस पास में आते हैं। फिर हमने पैकेटिन में कहा कि अब क्रॉसिंग ओवर होगा, पर किन के बीच होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, तभी वैरायटी आएगी, तभी डाइवर्सिटी आएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी तभी आएगी जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, है ना। और जब वो सेपरेट आउट होंगे तो अपने साथ दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के जीन लेकर जा रहे होंगे। डायग्राम में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, कलरफुल डायग्राम जब हम देखते हैं। ठीक है, सो डिप्लोटिन में होमोलोगस जो है वो बने हुए पेयर वो सेपरेट आउट होने की कोशिश करते हैं, पर काइस्माटा से जुड़े हुए रहते हैं। फिर डाइकाइनेसिस में मेटाफेज की शुरुआत होगी, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा। अब हम आते हैं मेटाफेज 1 में। आई होप आप सब मेरे साथ हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको मैं जो कह रही हूँ। सो मेटाफेज 1, यहाँ पे क्या हुआ, सो जो क्रोमोसोम पेयर है, होमोलोग क्रोमोसोम पेयर है, ये क्या करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज करेंगे, है ना। मतलब सेल इस तरह से है, हमने देखा था, इस तरह से बीच में क्रोमोसोम यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच सेल के अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज में, है ना। और हम उसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो रहे हैं। ओके, फिर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होने के लिए रेडी हैं, स्पिंडल फाइबर लग चुके हैं सेंट्रियोल से। अगर एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, तो वहाँ माइक्रोट्यूब्यूल की बात आएगी। अब एनाफेज की तरफ जाएगा सेल, आप स्क्रीन पे भी डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट साइड में पुल किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर सेंट्रियोल्स से अगर स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं तो इस तरह से क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट साइड में पुल किया जाएगा, ताकि दो सेल बनाना है। अब फाइनली फिर टीलोफेज में क्रोमोसोम पोल रीजन में अराइव हो जाता है, यानी कि इस तरह से अब सेल यहाँ से साइटोकाइनेसिस होकर टूटने वाला है। इस तरह से एलोंगेटेड सेल हम कहेंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम्स आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगा और यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। अगर प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो सेल फरो बनेगा, है ना। इस तरह से टीलोफेज 1 खत्म होगा साइटोकाइनेसिस के साथ। तो मियोसिस 1 जब खत्म हुआ तो कितने सेल आए हमारे पास, तो फाइनली हमारे पास आए 2 डॉटर सेल्स। ओके, इस तरह से 2 डॉटर सेल्स आए हमारे पास। लेकिन अभी तक मियोसिस पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मियोसिस 2 स्टेजेस का है, 2 स्टेप्स का है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये सेल फिर से वैसे ही प्रोफेज वाले फेज में जाएंगे जैसे माइटोसिस में हुआ था। तो ये सेल फिर से प्रोफेज 2, फिर से मेटाफेज 2, फिर से एनाफेज 2, 2, उसके बाद टीलोफेज 2,
फिर से साइटोकाइनेसिस हम कह सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस सेल एज वेल, ओके, cell 1, cell 2. So likewise it will also follow the same steps and at the end you will get यहाँ पे 2 cells, यहाँ पे 2 cells. Likewise. So how many daughter cells? कितने daughter cells बने हमारे पास? 1, 2, 3, 4. So total we are getting 4 daughter cells. But यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सेपरेट आउट होके डिवीजन होते टाइम यहाँ पे क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमैटिड सेपरेट आउट किया गया है, तो वहीं पे हाफ हो गया था। ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल हमें पहले था हमारे पास वो यहीं पे हाफ हो गया था। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बने थे और आगे जाके ये सारे के सारे हैप्लॉइड के हैप्लॉइड सेल्स एन में दिखा रही हूँ। मियोसिस में ऐसा नहीं था, सेल खुद डिप्लॉयड था और आगे माइटोसिस में ऐसा नहीं था। माइटोसिस में सेल पहले से ही डिप्लॉयड थी और आने वाले वैसे का वैसा रेप्लिकेट कर रही थी, सेम टू सेम सेल बना रही थी, कुछ रिडक्शन नहीं कर रही थी। पर मियोसिस में रिडक्शन हुआ है ना। फिर आगे जाके ये सेल गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट में 50% जेनेटिक मटेरियल, दूसरे गैमेट में 50% जेनेटिक मटेरियल, है ना। मेल एंड फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए। तो वहाँ जो रेशियो है, वहाँ जो नया इंडिविजुअल बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो परफेक्ट आएगा डिप्लॉयड, क्योंकि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हैं, हमारे गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत छोटे क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो आगे जाके कोई भी 2 हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में जुड़ेंगे और डिप्लॉयड बॉडी बनाएंगे, और वो डिप्लॉयड बॉडी फिर से आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब उसको इन्वॉल्व होना होगा, मेच्योरिटी आएगी, प्लांट बॉडी है, फ्लावर है, ठीक है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, है ना। और जो फिर एग होती है वो भी हैप्लॉयड होते हैं। फिर जब फ्यूजन होता है तो एक प्लांट बनता है, फिर से नया प्लांट, वो डिप्लॉयड होता है ना। है ना, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी हमने कुछ देर पहले पर्पस डिस्कस किया था जब मियोसिस का, तो मैंने आपको बताया था पर्पस में कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है। सो क्रोमोसोम नंबर को किस तरह से मेंटेन रखता है आपने देख लिया। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या होता अगर डिप्लॉयड ही रहता, तो माइटोसिस ही होता, तो क्या ज़रूरत है मियोसिस करने की, क्यों रिडक्शन करना है जेनेटिक मटेरियल को। तो इसका आंसर होगा कि मान लीजिए कोई 2 सेल डिप्लॉयड है, आगे जाके उनका आप कॉम्बिनेशन करें। ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं, 46 क्रोमोसोम्स डीएनए। ओके, यहाँ पे जाके ये 92 बन जाएगा। तो दूसरा ह्यूमन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरा ह्यूमन बीइंग जो बन रहा है, इन्फेंट बेबी, उसके पास तो 46 क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों पेरेंट्स की तरफ से। तो 92 बन रहा है, तो वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, कुछ और ही बनेगा, या फिर वो फ्यूजन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए गैमेट्स हमेशा 23 क्रोमोसोम्स के होते हैं, ताकि आगे जाके उनका कॉम्बिनेशन कितना बन पाए, 46 क्रोमोसोम का बन पाए। ओके, ये इस तरह से प्रोसेस होता है। तो फाइनली साइटोकाइनेसिस बना और कितने सेल्स बन गए, 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल्स जो हैं हमारे बन गए। और माइटोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। तो कहाँ पे मियोसिस का क्या इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम चीज़ें नहीं आ रही है ना, जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है तो इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन, वेरिएशन, उससे एडेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। वेरिएशन जब भी आता है एडेप्टिबिलिटी देखा जाता है नेचर में। आज तक इवोल्यूशन इसी तरह से होता है, चेंज नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। ओके, इवोल्यूशन। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कभी कभी आ जाती हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, मियोसिस एरर्स होने के चांसेस होते हैं ना मियोसिस में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हो रहा है ना। एक पूरा जीन का किसी का पैच ही दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मियोसिस में एरर्स होने का भी खतरा है, उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं हम कह सकते हैं वो होती हैं। ओके,
सो जैसे कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हम कहते हैं, होने की वजह से कभी कभी पता चला कि वो पेयर वहाँ से सेपरेट आउट ही नहीं हुआ, उसके वजह से किसी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डाउन सिंड्रोम का, ये एक एग्जाम्पल है, नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने समझाया है, कोई डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नोट भर भर के लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, टू दी पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मियोसिस से डर लगता था तो अब डर नहीं लगेगा, ओके, क्योंकि मियोसिस में बस एक ही फेज ध्यान में रखना है आपको, प्रोफेज, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो सेम होती हैं हर जगह। माइटोसिस, मियोसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस है ना। ओके, सो नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।